गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सारांश दुबे है और मैं अपना एमए किया हूँ हिस्ट्री से, है ना। पिछले साल दिसंबर में मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा नेट क्लियर हो गया था, और इस बार फिर से मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाला हूँ ताकि मेरा जीआरएफ क्लियर हो सके। मैंने देखा है कि यूट्यूब पे हिस्ट्री के फ्री कंटेंट, खासकर यूजीसी लेवल के, हमें आमतौर पे कम देखने को मिलते हैं, और जो देखने को मिलते हैं दे आर नॉट फ्री, दे आर पेड। सो इसलिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं अपने व्यूअर्स को एक फ्री कंटेंट खासकर हिस्ट्री के दे सकूं, ताकि लोगों को इसके बारे में सच्ची और सही जानकारी मिल सके, नॉट ऑन दी परस्पेक्टिव ऑफ क्लियरिंग द यूजीसी नेट, बट ऑन दी परस्पेक्टिव ऑफ हैविंग अ ट्रू नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, राइट। इसमें कई सारे एस्पेक्ट होते हैं हमारे हिस्ट्री के, जैसे हिस्टोरियोग्राफी होता है, जिसके बारे में आमतौर पर लोग हमें डिस्कस करते देखते मिलते नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा कि हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स होते हैं, या फिर हिस्ट्री के जितने भी आपने देखे होंगे, वो आमतौर पे जनरलाइज जो किताब में आपको देखने को मिलता है, जो पर्सपेक्टिव आपको किताब में वेरियस बुक्स में आपको वेरियस, तो उसको देखने को मिलता है। लेकिन हम जो आपको हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, हमारा इस वे में अलग होगा कि देखिए, पेपर तो जो डिस्कस करेंगे वो तो आपका चीज़ है ही है, बट हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री को लेके स्कॉलर्स की क्या सोच रहती है ना, और इवेंट्स को वो किस तरह से इंटरप्रेट अपने तरीके से करते हैं, एंड व्हाट इज़ द रियल हिस्ट्री। तो इस चीज़ पे भी हमारा फोकस होगा। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कुमारपाल चरित्र संग्रह ये किसके ऊपर डिपेंड है और किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है आपके, एक मिनट में मार्कर ऑन कर लेता हूँ। ये लिखी गई है जैन आचार्य हेमचंद्र के द्वारा, ठीक है, पाल राजा कुमारपाल के ऊपर। फिर गौड़वाहु यशोवर्मन के ऊपर है, वाकपति राज ने लिखी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमीर महाकाव्य है, नयन चंद्र सूर्य की किताब है, और हम हमीर चौहान के ऊपर किताब है। इसके बाद प्रबंध कोश है, ये एक जैन मुनि है, और इन्होंने जैन स्कॉलर बेसिकली, और इन्होंने इस प्रबंध कोश में 24 लोगों के बारे में मेंशन किया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए का 3 ये 2 जगह पे है, ठीक है, बाकी तो एलिमिनेट हो जाते हैं। और फिर बी का 1 सिर्फ यहीं पे है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62। यहाँ पे आप बात कर रहा है ठगीज एक्ट की। ठगीज एक्ट हमारे जो है 1836 में आया था, और ठगीज एक्ट 30 की बात कर रहा है। इसमें क्या सही है, ठीक है। तो इट वॉज अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट टू ब्रांड वेरियस पेरिपेट्रिक ग्रुप एज ठग्स। बिल्कुल सही, अंग्रेजों का ही काम था कि जो उनके खिलाफ खड़ा होता था उसे ये ठग घोषित कर देते थे। फिर उसके बाद ब्रिटिश कंसिडर एक्शन अगेंस्ट वॉज एन एक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म, ठीक है, शरीफ समझते थे, तो ये भी सही है। सर विलियम स्लीमन वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कैंपेन अगेंस्ट ठग, ये भी सही है। ये गलत है, इसका म्यूड्यूस टेलर होगा आंसर, है ना। इसके राइटर हैं म्यूड्यूस टेलर, ठीक है। तो ये इसके म्यूड्यूस टेलर है। और ठगी इज ऑथर्ड बाय सर विलियम स्लीमन, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से अगर देखा है तो इसका ए बी सी इसका राइट आंसर है, ए बी सी, यानी कि ये इसका राइट आंसर है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। काला मुख है, काला मुख आपका शैविज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो काला मुख एक होता है
आजकल ये इसकी प्रैक्टिसेस बंद है, तांत्रिक फिलॉसफी है। तो कालामुख शैविज्म का एक सेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में। तो जैनिज्म में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द सिद्धा सोल्स आर ऑफ सिद्धा सोल, जैनिज्म के अनुसार सिद्धा सोल्स कितने तरह की हैं? 5 कैटेगरीज की हैं, ठीक है। वो 5 कैटेगरीज क्या है ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि सीधा सोर्स जो जैन में बात करता है वो 5 तरीके की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स आर मीन टू डेवलप द सब्जेक्ट्स ऑन। ट्रेड एंड कॉमर्स जो होता है वो किस उसका उद्देश्य क्या होता है? फूड इंडस्ट्री को डेवलप करना, बिल्कुल। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाना, बिल्कुल। स्क्वीज द पीपल, लोगों को परेशान करना, ये कहाँ से हो जाएगा भाई? लोगों के कल्याण के लिए व्यापार होता है तो लोगों को परेशान कहाँ से कर सकते हैं? देन इंटरडिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता, एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, जो इस तरह के चीज़ें होती है उसको सपोर्ट करता है। तो सी को हटा के सभी होगा, तो इसका आंसर है ए बी, ए बी, डी और ई, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए बी डी ई, यानी कि 3, या इसका आंसर है 3, इसका आंसर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अगले की, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू कॉलोनीज आउटसाइड इंडिया आर द एफर्ट्स ऑफ। देखो, हिंदू कॉलोनीज की बात कर रहा है और उसमें खिलजी का नाम हो तो ये तो बड़ा अजीब लगता है। तो डी जहाँ पे भी होगा गलत हो जाएगा, राइट। डी यहाँ पे है इसलिए ये गलत है, डी यहाँ पे है इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ यही सही है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कालिदास की लिखी किताबें हैं, ठीक है। और कुछ पोएम्स हैं और कुछ आपकी ड्रामा है। तो इन चारों के बारे में हमें बताना है कि इनका क्या क्या रिलेशन है। पहला है कुमार संभवम। तो कुमार संभवम जो है वो कुमार कार्तिकेय के ऊपर है और नरेट्स द स्टोरी ऑफ वेडिंग ऑफ पार्वती एंड शिवा इन द बर्थ ऑफ कुमार देयर सन, ठीक। फिर इसके बाद है विक्रम वरसियन। ये आपका फेरी टेल ऑफ लव ऑफ सेलेस्टियल निम्फ एंड मॉर्टल, है ना, ये इसके ऊपर है, विक्रमादित्य के ऊपर है। फिर इसके बाद ऋतु संहार। ऋतु का मतलब ही होता है सीजन, तो इसका 6 सीजन किसने बारे बात किया है, तो इसका सी का 4 हो जाएगा। और मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र शुंगा, अग्निमित्र शुंगा प्रिंस था, तो शुंगा यानी कि डी का 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें मुझे एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो तो आपको पता होती है ना। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सुंदर नंद काव्य, सुंदर नंद काव्य ये किसकी किताब है? ये अश्वघोष की किताब है, ठीक है। सुंदर नंद काव्य जो है ये अश्वघोष की किताब है, ये बुद्धिज्म पे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे मेंशन मार्क भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ये तो वर्ड्स पे ही होता है, वर्ड से ही आप डिफाइन कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। संधि मतलब ट्रीटी होता है, तो इसका ट्रीटी ऑफ पीस और अलायंस ए का 4 हो जाएगा। और
तीनों ऑप्शन में ए का 4 दिया ही नहीं है, इसका मतलब चौथे में ही है ना। तो इसका ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। जब आंसर ही एलिमिनेट हुआ तो फिर हम आगे क्या ही बताएं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एट द बिहेस्ट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग a digest of Hindu law was compiled by a committee of 11 Pandit in 1775. The digest was translated into English by N.B. Halhed. बिल्कुल सही है। It helped the European judges and reduced their dependency of indigenous interpreters. बिल्कुल सही है। It reduced the importance of regulating act, यानी कि regulating act की इम्पोर्टेंस को घटा दिया। ये कब से होने लगा? सिर्फ एक चीज़ के होने से रेगुलेटिंग एक्ट की इम्पोर्टेंस कहाँ से कम हो जाएगी, वो भी अंग्रेजों के लिए। इट हेल्प द ब्रिटिश टू अंडरस्टैंड द लीगल सेंस ऑफ इंडियंस इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। और इट बिकम द कॉर्नर स्टोन ऑफ क्विट्स इंडिया, बिल्कुल नहीं। तो सी और ई कट जाएगा और आंसर हमारा निकलेगा ए, बी और डी। ए, बी और डी, यानी कि पहला आंसर इज द राइट आंसर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एक नई चीज़ के बारे में, है ना। तो एडवर्ड सेड्स का जो ओरिएंटलिज्म है, ये बेसिकली आपका एशिया अफ्रीका एक मिनट, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट, है ना, उसके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें एडवर्ड सैड ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है वेस्टर्न पावर्स को, है ना, कि उन्होंने किस तरीके से इन कंट्रीज़ में एशिया अफ्रीका और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में किस तरह से उन्होंने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपने कॉलोनियलिज्म को प्रमोट किया है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर किताब है। तो अब हम उसके ऊपर बात करते हैं कि ये किताब क्या कहती है, ठीक है। तो पहला कहता है कि इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वर्क ऑफ ओरिएंटलिस्ट ऑफ इंडिया। भाई, इंडिया के इसमें जिक्र ही नहीं आया है, तो ये कहाँ से हो सकता है? तो इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर इट ब्रॉट द मेजर शिफ्ट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉलोनियल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला था इसकी वजह से। तो ये इसकी वजह से कॉलोनियलिज्म का एक नया एस्पेक्ट हमें देखने को मिला है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मिडल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका पे ही तो इट इन्फ्लुएंस द अफ्रीकन राइटर्स, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करेगा, सही है। इट ब्रॉट in mood of a systematic methodological suspicion about western image of non-west, ठीक है, ये भी सही है। इस किताब ने काफ़ी हद तक वेस्ट को क्रिटिसाइज किया है। तो जो नॉन वेस्टर्न लोग हैं, खासकर एशिया अफ्रीका और मिडल ईस्ट के लोग, उनके जहन में एक वेस्ट के बारे में एक निगेटिव छवि इस किताब ने दी है। तो ये भी सही है। और ऑल द अबव, जब पहला ही गलत हो गया तो ये कहाँ से सही होगा? तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हमारा निकल के आता है बी, सी और डी। बी, सी, डी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 2, राइट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मलिक अंबर के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करें। उसके बारे में, मलिक अंबर के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, मलिक अंबर जो आपका बंदा रहता है, ये आपका एक इथोपियन रहता है, ठीक है। इथोपिया में इसका बर्थ होता है ना। इथोपिया में, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ पे एक कंट्री है इथोपिया, राइट।
तो वहाँ पे इस बंदे का जन्म होता है। और ये पहले एक क्रिश्चियन या फिर एक ट्रेडिशनल रिलीजन को फॉलो करता है, लेकिन बाद में इसका जो वहाँ का ओनर रहता है वो इसका इस्लाम में कन्वर्जन करा देता है, और इसका नाम हो जाता है अंबर। ठीक है, इसका नाम हो जाता है अंबर। ध्यान रखें, इसका नाम अभी मलिक नहीं हुआ है। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे फिर इसके बाद इसे इंडिया ला जाता है। चंगेज़ खान नाम का एक रहता है बंदा, मुर्तज़ा निज़ाम शाह के अंडर में काम करता है। तो चंगेज़ खान नाम का एक बंदा रहता है, वो उसे बेच देता है मुर्तज़ा निज़ाम शाह को, मतलब उसे चंगेज़ खान के हाथों बेच दिया जाता है। तो मुर्तज़ा निज़ाम शाह के अंडर में ही काम करने लगता है। और फिर वहाँ से ये इसको अंबर को साथ इसको मलिक की टाइटल मिलती है, क्योंकि ये काफ़ी काबिल बंदा रहता है। इसे दक इसे दक्कन का टोडरमल कहा जाता है। ठीक है, इसे दक्कन का टोडरमल कहा जाता है, क्योंकि इसने लैंड रिफॉर्म्स जो इसने दक्कन में लाए थे वो काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे थे। तो ये सारी इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चंस क्या हमें बताते हैं, इसके बारे में क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसके बारे में कहता है कि मलिक अंबर वॉज सोल्ड एट अहमदनगर टू चंगेज़ खान द मिनिस्टर ऑफ मुर्तज़ा निज़ाम शाह। बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ भाटवाड़ी वॉज वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ डेक्कन वॉन बाय मलिक अंबर। ये भी सही है। In 1607, Malik Ambar transferred his capital to खिड़की about 10 miles from दौलताबाद। देखे हो, जो खिड़की की बात होती है ना, मलिक अंबर ने कैपिटल ट्रांसफ़र की थी। ठीक है, लेकिन वो दौलताबाद नहीं की थी, दौलताबाद से खिड़की नहीं की थी, वो अहमदनगर की थी। ठीक, तो ये गलत हो जाता है आपका। मलिक अंबर डिफीटेड अब्दुल्ला खान द गवर्नर ऑफ गुजरात। ये भी सही है। मलिक अंबर्स रेवेन्यू वॉज बेस्ड प्राइमरली ऑन राजा टोडरमल्स मॉडल। देखो, इसे दक्षिण का टोडरमल तो कहा जाता है, लेकिन उसी पे बेस था ये, ऐसा नहीं है। राइट, तो इस इनफैक्ट उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर थी, लेकिन उससे पे बेस्ड नहीं थी, क्योंकि उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब टोडरमल की जो पॉलिसीज थी 10 ईयर असेसमेंट की थी रेवेन्यू वाला, अगर मैं बात करूँ तो वो टोडरमल की चीज़ें थी। तो लेकिन इसमें रेवेन्यू असेसमेंट का ऐसा कोई सच सीन नहीं था इसकी पॉलिसी में। राइट, तो ये थोड़ा सा इसका हमें डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे फिर इस हिसाब से इसका हमारा सी और ई गलत हो जाता है। सी और ई गलत हो जाता है ना। तो ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ई को गलत बता दिया है। एक्चुअली मैं पहले सही कह रहा था, है ना। तो हो जाता है कभी कभी। बेसिकली ये टोडरमल से मैंने पहले ही बताया था, टोडरमल की इसकी पॉलिसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इसका आंसर होगा बी। सी तो फिर भी गलत है, क्योंकि सी खिड़की नहीं, इसका अहमदनगर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, बी, डी और ई। राइट, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, द क्रेविंग्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री सो डीप रूटेड दैट अनलेस वी हैव अ कंस्ट्रक्टिव आउटवर्क ओवर द। देखो, वहाँ पर कुछ चीज़ें अगर हम निकाल लें तो आंसर हमारा निकल सकता है। यहाँ पे है इंटरप्रिटेशंस की बात कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव आउटवर्क की बात कर रहा है, ओवर द पास्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो
इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ हिस्ट्री बाय डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम की जो हिस्ट्री का एक्सप्रेशन है वो इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा वो फैक्ट्स पे ज़्यादा बेसिस है, तो ये गलत हो जाता है। ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के ओपिनियन को रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का जो ओपिनियन आमतौर पे होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे होता है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। ओपिनियन ऑफ एफ पॉकी ऑन इशू ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, ये है सही है। इस कोट यूज्ड बाय E.H. कार्ड, ये भी सही है। इंसिस्ट कंस्ट्रक्टिव आउटलुक, यहीं पे तो लिखा है कंस्ट्रक्टिव आउटलुक, तो ये भी सही है। तो CDE यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक, हाँ 74 क्वेश्चन पे आते हैं। पोर्टुगीज वाइसराय ऑफ गोवा सेंट एंटोनियो कब्राल एज एन, ये सब इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। तो देखते हैं क्रोनोलॉजी में क्या सबसे पहले आता है। रानी दुर्गावती की जो डेथ होती है वो 1564 में होती है ना। इसके बाद ये आपका 1573 में आपका कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट होता है ना। ये फिर इसके बाद आता है आपका 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी। फिर इसके बाद पोर्टुगीज ये 1582 में आता है, और टोडरमल की डेथ होती है 1589 में, राइट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सी है, फिर ए है ना, फिर डी है, फिर सी है, ए है, सी है ना, बी और ई, ए, डी, राइट। तो इस में है, तो इसमें इस फॉर्मेट में हमारा CBEAD, CBEAD यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस वजह से हमारा 4 हमारा सही आंसर बन जाता है। अब आखिरी क्वेश्चन है आज का। 25th and 42nd अमेंडमेंट इन 1970 and 76 गिव प्रेसिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो 1971 में और 76 में जो प्रेसिडेंस दी गई थी, वरीयता दी गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, तो इसका आंसर हो जाता है बी। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, राइट। थैंक यू।